हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 में अवक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। साथ ही हम समझेंगे अवक्रिया की दर किसे कहते हैं और दर स्थिरांक किसे कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ आपको इसमें समझना है गुलबर्ड एवं बागे का नियम, जिसे कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक है ना। तो सारे टॉपिक्स पर अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जब छोटी छोटी चीज़ें आपसे बनने लगता है यदि तैयार कर लेते हैं तो ऑलरेडी आप उसका अंतर या डिफरेंस आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट अपन को चर्चा करना है गुलबर्ड एवं बागे का नियम अर्थात द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। यहाँ पर विशिष्ट अवक्रिया की दर, यहाँ पर हेडिंग डली हुई है, आप लोग इस पे और एक हेडिंग डाल के रखना कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। किसका? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक है ना। क्योंकि इस नियम का प्रतिपादन सन 1867 में गुलबर्ड एवं बागे ने किया था। देखिए कहीं पे गुलबर्ड मिलेगा लिखे और कहीं पे गुलबर्ग मिलेगा, ठीक है ना। तो गुलवर्ग एवं बागे और कहीं कहीं गुलबर्ड मिलता है, तो गुलबर्ग आप लिख सकते हैं, गुलबर्ग एवं बागे ने सन 1867 में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम दिया। अब देखिए क्रिया का नियम अर्थात कोई भी रासायनिक अवक्रिया क्रिया कर रहा है ना, मतलब उस पर क्रिया हो रही है, तब वो किस पर डिपेंड करता है, इसका जो ज्ञान है किसने दिया? गुलबर्ग एवं बागे ने दिया। जैसे मान लेते हैं आपके पास दूध है, दूध धीरे धीरे दही में बन रहा है, तब उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ इसमें तो घटनाएं हो रही है जो कि प्रोडक्ट बना रहा है, अर्थात जो क्रिया कारक है वो उत्पाद में बदल रहा है। तब उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक अवक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। मतलब सांद्रण जितना अधिक होगा अवक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी, ठीक है ना। क्या बताया? गुलबर्ग एवं बागे, ठीक है। गुलबर्ड भी मिलेगा लिखे, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना कि सर आप तो गुलबर्ग बता रहे हो, हमारे बुक में गुलबर्ड मिला है, ठीक है ना। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम सन 1867 में गुलबर्ग एवं बागे ने दिया, ठीक है, जिसके आधार पर किसी रासायनिक अवक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती मतलब सीधा संबंध है, समानुपाती मतलब सीधा संबंध, क्लियर। अर्थात जितना ज्यादा किसी भी अभिकारक का सांद्रण होगा उसकी अवक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। अब आगे आपको यह भी याद रखना है कि जो सांद्रण है उसको कहाँ लिखा जाता है, तो यहां पर लिखा गया है अभिकारकों के गुणांकों को उसकी सांद्रता के घातांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जितने ज्यादा गुणांक, अब गुणांक का मतलब मात्रा, गुणांक का मतलब मात्रा, जितनी ज्यादा मात्रा होगी, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं, उसकी सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। अब यहाँ पर देखिए जैसे आपके पास विलेय और विलायक है, यानी विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा आपने अधिक मिला दी तो उसकी सांद्रता क्या हो गई? बढ़ गई। अब सांद्रता से ही सांद्रण कहलाता है, समझ लीजिएगा। सांद्रण और सांद्रता अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। सांद्रण का मतलब कितनी ज्यादा उसकी मात्रा, सांद्रता मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी अधिक है। तो गुलबर्ग एवं बागे ने सन 1867 में अवक्रिया की क्रिया दर से संबंधित एक नियम दिया जिसे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं, क्लियर। यदि आ गया कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम समझाओ तो सबसे पहले आपको यही लिखना है कि अवक्रिया की दर पर, ऊपर जो लिखा हुआ है कि अवक्रिया की दर पर सांद्रता के प्रभाव का अध्ययन करके सर्वप्रथम गुलबर्ग एवं बागे ने सन 1867 में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम दिया, ठीक है ना। जिस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अवक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। मतलब सांद्रण जितनी अधिक होगी उसकी अवक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी, क्लियर। आगे आपको ये बेसिक रूप से है कि अभिकारकों के गुणांकों को उसकी सांद्रता के घातांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जैसे यदि मैं यहाँ पे ए और बी दो अभिकारक लेके रखा हूँ, ए की मात्रा स्मॉल ए है मतलब गुणांक, और कैपिटल वी की जो गुणांक है स्मॉल बी है, तब इसकी अवक्रिया की दर जो होगी इसके सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए जो भी गुणांक है उसको हम सीधे घात के रूप में व्यक्त करेंगे। तो अवक्रिया की दर इक्वल हो जाएगा ए के पावर स्मॉल ए और बी के पावर स्मॉल बी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि सांद्रण व्यक्त करने के लिए जो भी उनका गुणांक होगा उनके घातांक के रूप में लिखा जाता है। इतना क्लियर। यहाँ पर समानुपाती लगा लें क्योंकि समानुपाती आपने पढ़ा है। अब जैसे समानुपाती हटाते हैं तो एक के क्या लग जाता है? स्थिरांक लग जाता है, जहाँ के एक दर स्थिरांक है, जहाँ के क्या है? दर स्थिरांक है, और इसी से हम दर स्थिरांक की परिभाषा निकालेंगे। पर पहले आप द्रव्य अनुपाती क्रिया का तो नियम समझ ही लें, क्योंकि जो अवक्रिया का दर है वो सांद्रण पर निर्भर करता है। और सांद्रण कहाँ से पाते हैं? तो जो भी अभिकारक में गुणांक होंगे
उनको यदि हम घात के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो यही उनका सांद्रण कहलाता है। अब जितनी ज़्यादा मात्रा होगी, ध्यान दीजिएगा, आप खुद समझ लीजिए, मान लीजिए दो आपके पास पदार्थ हैं, एक नींबू और एक दूध, दोनों को जब मिलाएं तो क्या बनता है, दही बनता है। अब इनकी मात्रा जितनी अधिक होगी दही भी उतनी ही मात्रा में हमको प्राप्त होगी। ये चीज़ तो क्लियर है कि अभिकारक जितना अधिक लेते जाएंगे अपक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी, अर्थात सांद्रण बढ़ाते जाएं तो अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। इतना क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं कि आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं दर स्थिरांक। तो दर स्थिरांक के लिए थोड़ा सा यदि मैं आपसे यहाँ पर कहूँ, जैसे आपके पास ये अपक्रिया की दर है, अपक्रिया की दर कितनी, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ ना, अपक्रिया की दर है, समझिएगा थोड़ा सा, कितना है, k इंटू कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए और कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी, इतना है। यदि कहा जाए कि सांद्रण जो है 1 मोल हो, सांद्रण कितना हो, 1 मोल हो, अर्थात जो आपका a का मान है वो भी 1 हो, अर्थात a के पावर a का मान a भी 1 हो और b के पावर b का मान भी 1 हो, तब जो अपक्रिया की दर कितनी हो जाएगी, अभिक्रिया की दर, थोड़ा आपको समझना है, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर तब कितना हो जाएगी, k गुणे 1 गुणे 1, मतलब कि ये जो k है ये दर स्थिरांक है, मतलब किसी भी अपक्रिया की दर स्थिरांक, ये जो दर स्थिरांक इसी की तो परिभाषा निकाल रहे हैं, तो उस अपक्रिया की दर के बराबर होता है जब अपक्रिया में अभिकारकों की सांद्रण इकाई हो, कितना हो, इकाई हो। इसी से परिभाषा बन गया। दर स्थिरांक की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं, समझ लीजिए थोड़ा सा दर स्थिरांक की परिभाषा। देखिए मैंने क्या कहा, किसी अपक्रिया का दर स्थिरांक उस दर के बराबर होता है जब अपक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण इकाई हो। क्लियर, जैसे यहाँ पर मैंने a के पावर स्मॉल ए, b के पावर स्मॉल बी, इसकी जगह 1 रख दिया तो k बराबर आए अपक्रिया की दर। k क्या है, दर स्थिरांक, तो k जो है दर स्थिरांक, तो दर स्थिरांक उस अपक्रिया के दर के मान के बराबर होता है जबकि सांद्रण कितना हो, अभिकारकों की इकाई हो। तो ये अपक्रिया की दर के दर स्थिरांक की परिभाषा हो गई, इसे आप लोग लिख लें कि किसी भी अपक्रिया का दर स्थिरांक उस दर के बराबर होता है जब अपक्रिया में अभिकारकों के का सांद्रण क्या होता है, इकाई होता है। क्लियर, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको तैयार करना है अपक्रिया दर की विशेषताएं, ठीक है ना, दर स्थिरांक की विशेषताएं, दर स्थिरांक। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें, किसी अपक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान उनके अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, जो अपक्रिया के सांद्रण पर क्या निर्धारित करता, अपक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है, लेकिन जो दर स्थिरांक है वो अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। अब पहला डिफरेंस भी हो गया, देखिए साथ साथ में डिफरेंस भी आपको क्लियर होते जा रहा है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस हो गया कि अपक्रिया का जो दर स्थिरांक है वो सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। दूसरा है दर स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। तीसरा, दर स्थिरांक की इकाई अपक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। अब देखिए अपक्रिया की कोटि में आपको आगे समझाऊंगा, तब आपको विधिवत समझ, अलग से वीडियो लाऊंगा, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, छद्म कोटि, है ना, तो ये सारी चीज़ें एक टॉपिक मैं अलग से लाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा विधिवत। तो यहाँ पर आप केवल समझें कि जो दर स्थिरांक की इकाई है अपक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। क्लियर, करती है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, यदि दर स्थिरांक का मान अधिक है तो अपक्रिया तीव्र होगी। वैसे भी ऑलरेडी यहाँ पर आप देखें k का मान यदि बढ़ाते जाए तो ऑलरेडी अपक्रिया की दर का मान बढ़ता जाएगा। सिंपल है, मतलब k का मान बढ़ जाए, दर स्थिरांक का मान बढ़ता जाए तो अपक्रिया की दर बढ़ जाएगी, अर्थात अपक्रिया तीव्रता से होगी। तो इस प्रकार से ये विशेषताएं हो गई। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कि नोट्स परचेस करना है तो नोट्स परचेस कर लीजिए। पूरे सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नोट्स दिया जा रहा है। एक सब्जेक्ट का चार्ज 100 रुपये आपसे लिया जाएगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9685299149 9685299149 पर। चलिए, तो अब अपन देख लेते हैं डिफरेंस, किसमें डिफरेंस, तो विशिष्ट अपक्रिया की दर और दर स्थिरांक, मतलब अपक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ कांस्टेंट। तो आप लोग भी एक साइड चार्ट बना लेंगे अपक्रिया की दर और दर स्थिरांक में, ठीक है ना। देखिए, इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी को dx/dt तथा उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को dx/dt से व्यक्त करते हैं। मतलब समय के साथ अभिकारक में कमी होती है, इसी कारण से इसे माइनस से प्रदर्शित करते हैं, और समय के साथ सांद्रण में वृद्धि होती है इसलिए इसे प्लस से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, दूध से दही बनना। तो जैसे जैसे दही बनते जाता है तो दूध में कमी होती जाती है, और जैसे जैसे दही बनता है तो दही में वृद्धि होती जाती है। क्लियर, तो सांद्रण में कमी -dx/dt, और यदि उत्पाद में वृद्धि हो रही तो प्लस dx/dt हो गया। इसमें देखिए, यह दर समीकरण में उपस्थित समानुपाती स्थिरांक होता है।
k का मान एक स्थिरांक होता है जिससे dx/dt इक्वल ka से प्रदर्शित करते हैं। पहला अंतर हो गया। दूसरा, आप लोगों ने पढ़ा ही लिया है कि सांद्रण पर निर्भर करता है अभिक्रिया का दर, और जो दर स्थिरांक है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। तो किसी समय अभिक्रिया की दर उस समय अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है, जबकि दर स्थिरांक में लिखेंगे दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। केवल 4 डिफरेंस है, या कि आप 3 डिफरेंस याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखें, अभिक्रिया दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया की दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, जबकि दर स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि के साथ बदलती रहती है। ठीक है ना, तो प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि में k का मान हम निकालेंगे, वो बदलते हुए मान प्राप्त होंगे। ठीक है, किसी में सेकंड इनवर्स आएगा, किसी मोल लीटर सेकंड इनवर्स आएगा, तो अलग अलग आएंगे, उसको मैं आपको गणितीय व्याख्या सहित समझाऊंगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो अभिक्रिया की दर का इकाई है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, जबकि दर स्थिरांक का मान कोटि के साथ बदल जाती है। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया। अगला देखिए, अभिक्रिया की दर का मान ताप के साथ परिवर्तित होता है। समानता ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ठीक है, और इसका मान ताप बढ़ाने के साथ समान रूप से बढ़ती है। क्लियर, तो ये मुख्य रूप से एक तो समानता है, लेकिन फिर भी डिफरेंस में आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपने आज सीख लिया होगा कि दर स्थिरांक किसे कहते हैं, अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है, गुल वर्ग एवं बागे का नियम। ठीक है, जो कि दिया गया 1867 में। हो सकता है कभी कभी आपके बुक में सन चेंज हो, क्योंकि ये सिर्फ सन क्लियर नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे जैसा लिखा हुआ मिल जाता है उसी के आधार पर सन लिख दिया जाता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक कर देना। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।